हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द बेरियल ऑफ द डेड पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज और उसके अलावा भी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं या पीवाईक्यूज पे आधारित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले एग्जाम पे। तो आज की क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो या तो ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है। उसके अलावा जो डिफरेंट टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी एंड यूपीएचईएससी एंड नेट एंड सेट के स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस है। तो आई होप कि क्लास के एंड तक आपको भी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित लगेगी और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी ये सीरीज़। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। दिस इज आयरॉनिक बिकॉज ये क्यों आयरॉनिक है? तो आपने द वेस्टलैंड की पहली लाइन पढ़ी है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, और जिसको एल्यूड किया गया है चौसर से कंट्रास्ट के फॉर्म में, क्योंकि चौसर के टाइम में अप्रैल वॉज द स्वीटेस्ट मंथ। वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है। पीपल वर गोइंग टू सेंट थॉमस पैकेट्स श्राइन, दे वर गोइंग फॉर द पिलग्रिमेज। बट यहाँ पे अप्रैल जो कि समर का सीजन है एंड फ्लावर्स ब्लूजम हो रहे हैं, ये क्रूएल मंथ है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज इट अवेकन्स पेनफुल मेमोरी एंड डिजायर। ओके, इट एक्चुअली आस्क फॉर एफर्ट्स टू वेक अप एंड एक्टिवनेस एंड इट इज ऑल्सो सजेस्टिंग पेनफुल मेमोरी एंड डिजायर। तो ये पेनफुल मेमोरी एंड डिजायर क्यों है, ये आप अगर लाइंस नहीं पढ़ेंगे तो आपको शायद समझ नहीं आए। तो मैं आप लोगों सभी लोगों को सजेस्ट करूंगी कि द बैरियल ऑफ द डेड जो पहला पार्ट है, इस जस्ट वीडियो के पहले मैंने एक पोस्ट की थी, आप उसे ज़रूर देखिए ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए टेक्स्ट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं। द फ्रेज ब्रीडिंग लैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, ज़्यादातर आपकी लाइन्स पे बेस्ड है। इट प्राइमरली कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट करता है। तो किससे करता है कॉन्ट्रास्ट? फर्टिलिटी एंड इमोशनल स्टेरिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी एंड इमोशनल स्टेरिलिटी। तो अगर आप लाइन पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है विंटर केप्टस वॉर्म। ये सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है? दैट विंटर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इमोशनल सफरिंग। यहाँ पे ये जो है लाइंस, ये आयरॉनिकल भी लाइंस हैं, क्योंकि विंटर कहीं ना कहीं इनएक्टिवनेस को दिखा रहा है, लाइफलेसनेस को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वेस्ट लैंड है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं, उनके लिए विंटर एक काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी वार्म सीजन है। अप्रैल नहीं है, अप्रैल क्रूलेस्ट मंथ है। क्यों? क्योंकि विंटर उन्हें इमोशनल सफरिंग से बचाता है। आगे देखते हैं। द फॉरगेटफुल स्नो, ये सिंबलाइज करता है। तो क्या सिंबलाइज करता है ये सिंबलाइज करता है इमोशनल नमनेस। इमोशनल नमनेस को सिंबलाइज करता है। ओके, दस रेफरेंस टू स्टैन बर्गरसी, बर्गरसी ये एसोसिएट करता है पोयम को। आपने पढ़ा है लाइंस, पिछले क्लास में मैंने आपको बताई है सारी लाइंस। ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये यूरोपियन एरिस्टोक्रेसी से एसोसिएटेड है। मैंने आपको मैरी कैरेक्टर बताया है। ओके, मैरी कैरेक्टर, तो ये जब इसका कैरेक्टर आता है तो ये एरिस्टोक्रेसी को दिखा रही है, शैलोनेस को दिखा रही हैं, और ये मेमोरी को भी दिखा रही हैं। इन्होंने अपने कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ चीजें बताई हैं यहाँ पे। ओके, द लाइन आई रीड मच ऑफ द नाइट, ये लाइन मैरी की है। ये क्या दिखा रही है? ये इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन को दिखा रही है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन को। हायासिंथ गर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हायासिंथ गर्ल, ये किस मिथ से ये एपिसोड आया है? तो हायासिंथस से एपिसोड ये आया है। ठीक है, और ये हायासिंथ गर्ल सेंसुअसनेस को दिखा रहा है। ठीक है, सेंसुअसनेस को दिखा रहा है। ठीक है, सेंसुअस लव को। ओके, सेंसुअस लव को दिखा रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यू गेव मी हायासिंथ फर्स्ट अ ईयर एगो, तो ये किसका डायलॉग है? ये हायासिंथ गर्ल का ही डायलॉग है। तो ये अपने लव रिलेशनशिप के बारे में बता रही है। दैट वाज नॉट दैट मच इमोशनल एंड द लवर ऑल्सो हैज फॉरगॉटन द गर्ल। तो यहाँ पे वो बता रही है यू गेव मी हायासिंथ फर्स्ट अ ईयर अगो, ये दिखा रहा है अ पास्ट मोमेंट ऑफ इमोशनल इंटेंसिटी। ओके,
आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आई फेल्ड, ये क्या दिखा रहा है? ये आपके इमोशनल पैरालिसिस को शो कर रहा है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपने जितने भी देखे ये सभी लाइंस पे बेस्ड हैं। अगर आपने द बैरल ऑफ द डेड की लाइन नहीं पढ़ी है या आपने नहीं समझा है तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं आप सभी को रेफर करूंगी कि आप उस वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें जो इसके पहले का लेक्चर मैंने अपलोड किया है। लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट द साइलेंस सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को सिग्निफाई कर रहा है। ओके, यहाँ पे हायसिंथ गर्ल की लाइन आती है, आई वॉज नीदर लिविंग नॉर डेड और एंड आई न्यू नथिंग। ओके, तो ये आपको लाइंस भी याद करनी है, ट्रांसलेटेड है ये। और कहीं ना कहीं उसकी जो उसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेस्ड ऑन लस्ट था, ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। सेंशुअस लव रहा है। ओके, द एक्सप्रेशन हार्ट ऑफ डाइट, हार्ट ऑफ लाइट, हार्ट ऑफ लाइट ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है पैराडॉक्सिकली? तो ये पैराडॉक्सिकली रिवील कर रहा है इनर वर्ल्ड को, कि लोग अंदर से कितने शैलो हो चुके हैं और जो दिखावा कर रहे हैं और जो रियल में है तो उसमें कितना अंतर है। ये पैराडॉक्सिकल है। ठीक है, अनरियल सिटी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अनरियल सिटी यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? अनरियल सिटी रेफर कर रहा है लंदन को। ठीक है, यहाँ पे दिखाई गई है कि 9 o'clock पे लोग सारे इकट्ठे होने लगते हैं। ओके, किंग विलियम स्ट्रीट से होते हुए जाते हैं और लोग इतना ज्यादा मैकेनिकल लाइफ में बिजी हो चुके हैं कि वो ऊपर देख ही नहीं रहे हैं। और इस सीन को रेफर किया गया है दांते के हेल से। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्लॉक टावर की बात की गई है तो सेंट मैरी वुलनोथ ये एक चर्च है और उसी में एक क्लॉक टावर है। और ये 9 o'clock जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के टाइम को भी। तो ये भी बताया गया है कि जब मैकेनिकल लाइफ स्टार्ट हो गई है मतलब कि रिलीजन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अवॉइड हो चुका है या डेड हो चुका है। टोटल नेग्लिजेंस है स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज की, as well as there is a denial of Jesus Christ and religion. Okay, the phrase brown fog of a winter dawn, ये winter dawn ये आपको याद रखना है। brown fog ये भी आपकी इसमें सिंबलिज्म ही है। तो ये दिखा रहा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड मॉरल डिके को। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड मॉरल डिके को। द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्राउड्स फ्लोइंग ओवर लंदन ब्रिज इकोज, तो ये किसको इको कर रहा है? दांते के इन्फर्नो को। I had not thought death had undone so many. ओके, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है? दैट द क्राउड इज स्पिरिचुअली डेड। ओके, स्पिरिचुअली डेड। द स्पीकर टोन इन द अनरियल सिटी पैसेज इज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज, तो इसको डिस्क्राइब किया गया है कैसे? डिटैच्ड एंड आयरॉनिक। ठीक है, ये जब अनरियल सिटी को बता रहे हैं तो ये डिटैच भी इनकी टोन है और आयरॉनिकल वे में भी बता रहे हैं कि कैसे लोग इतना मैकेनिकल हो चुके हैं। यहाँ पे सिबिल ऑफ क्यूमे को एम्फेसाइज एल्यूजन है, ये मैंने शुरू में बताया था आपको इंट्रो वाली वीडियो में कि सिबिल क्या कहती है? आई वॉन्ट टू डाई। उससे पूछा जाता है व्हाट डू यू वांट, तो वो कहती है आई वॉन्ट टू डाई। और इसे एक वरदान मिला था इमोर्टैलिटी का, बट ये यूथ वरदान में मांगना भूल जाती है। ठीक है, तो ये क्या ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? डिजायर फॉर डेथ। तो जब आप इसका एपिग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन समझ में आएगी। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। तो ये किसको सिंबलाइज कर रहा है? क्रिश्चियन सिंबलिज्म। ठीक है, ये क्रिश्चियन सिंबलिज्म को दिखा रहा है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है हैंडफुल ऑफ डस्ट मतलब जो लोग हैं वो किसी न किसी वे में डेथ के फियर में रहते हैं। हैंडफुल ऑफ डस्ट रेफर कर रहा है डेथ को। सो पीपल की जो मॉर्टैलिटी है कहीं ना कहीं वो एक काइंड ऑफ फियर क्रिएट कर दिया है उसने लोगों के मन में, और लोग हमेशा उस डर में रहते हैं। ओके, डस्ट क्या सिंबलाइज कर रही है? डस्ट सिंबलाइज कर रही है मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को। द स्पीकर्स कमांड आई विल शो यू, आई विल शो यू ये क्या सजेस्ट कर रहा है? ये प्रोफेटिक वार्निंग सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, आई विल शो यू फेयर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। द शिफ्टिंग स्पीकर्स इन पार्ट 1 इंडिकेट्स, मतलब आपने पहले देखा कि
मैरी स्पीक कर रही थी, उसके बाद हायासिन गर्ल हैं, फिर आप देख रहे हैं टैरोट कार्ड लेडी हैं, है ना, मैडम सोसोस्ट्रिस है। उसके बाद आप टायरेसिस को देखते हैं कि वो स्टेटसन को बुलाते हैं। तो आप देखते हैं कि मल्टीपल नैरेटिव्स हैं इस पार्ट 1 में और शिफ्ट हो रहे हैं स्पीकर्स। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये फ्रेगमेंटेड मॉडर्न कॉन्शियसनेस को दिखा रहा है। इसके अलावा मॉडर्निज्म जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक टेक्निक है फ्रेगमेंटेशन, उसको भी ये रेफर कर रहा है, ठीक है। द टाइटल द बरियल ऑफ द डेड, ये आयरॉनिकली क्या रेफर कर रहा है ये बताइए। तो ये दिखा रहा है लिविंग स्पिरिचुअली डेड, कि जो लोग हैं वो जीवित तो हैं लेकिन स्पिरिचुअली डेड हैं। दे आर अलाइव बट दे आर डेड इनसाइड। द ओवरऑल मूवमेंट ऑफ पार्ट 1, दिस इज फ्रॉम, तो क्या कैसे है? फेथ टू डाउट, होप टू फुलफिलमेंट और memory to disillusionment. The people have lost their memory. They are no longer interested in reviving their memory, reviving their life. They are not interested at all in the spirituality as well as in any kind of activities which takes any efforts. And it also shows the disillusionment that is caused by World War I. Okay, so this is all about this question. द ओपनिंग इमेज ऑफ स्प्रिंग मोस्ट डायरेक्टली सबवर्ट, ये सबवर्ट करता है, किसको सबवर्ट करता है? रोमांटिक ट्रेडिशन को। रोमांटिक ट्रेडिशन क्या है? दैट द स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विद लाइफ, इट इज एसोसिएटेड विद रीबर्थ, इट इज एसोसिएटेड विद वाइटैलिटी, बट in this poem the main image or the main idea of spring is totally subverted. Okay, यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज एंड वॉइसेस सजेस्ट, यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज एंड वॉइसेस क्या सजेस्ट कर रहा है? तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ मीनिंग, ये मैंने अभी आपको बताया। द डोमिनेंट साइकोलॉजिकल स्टेट इन द बैरियल ऑफ द डेड इज, क्या है डोमिनेंट साइकोलॉजिकल स्टेट? इमोशनल एग्जॉशन। क्या है? इमोशनल एग्जॉशन। द पीपल आर इमोशनली एग्जॉस्टेड एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन any kind of moral activities or any kind of religious activities. They just want to be dead as they are. Okay, next देखते हैं द डेड लैंड मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट, डेड लैंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मॉरल एंड स्पिरिचुअल बैरननेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, द रिपीटेड ऑपोजिशन ऑफ विंटर एंड स्प्रिंग, ये किसको हाईलाइट कर रहा है? विंटर एंड स्प्रिंग का ऑपोजिशन अगर आप देखें तो डिजायर वर्सेस नमनेस को दिखा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन है जो मैंने आपको बताई थी कि कैसे डिजायर वर्सेस नमनेस है, आप प्लीज देखिएगा। एलिट की टेक्निक क्या है इस सेक्शन में? तो आप देखें तो मॉडर्निस्ट फ्रेगमेंटेशन है। तो मॉडर्निस्ट फ्रेगमेंटेशन कैसे है ये मैंने अभी आपको बताया। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि कह सकते हैं जो थॉट्स हैं दे आर नॉट इन अ लीनियर स्ट्रक्चर, वो ब्रेक हो रहे हैं थॉट्स, ठीक है। तो ये मॉडर्निस्ट एक टेक्निक है। विच कॉन्सेप्ट बेस्ट यूनिफाइज द इमेजरी ऑफ पार्ट 1? तो अगर आप देखें तो यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टेरिलिटी को दिखाया गया है। ओके, अब देखिए अगर आप देखिए नेट फोकस भी है, अदरवाइज इसके अलावा आप में से जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है ये सभी के लिए टिप्स है। तो अगर आप देखें क्वेश्चन में अगर आप डस्ट है, अनरियल सिटी है या हायर सिंधी अप्रैल, ये कुछ भी मेंशन है तो आप हमेशा ये सोचिए कि स्पिरिचुअल डेथ की बात हो रही है, मॉडर्न एलिनेशन की बात हो रही है, आयरनी ऑफ रीबर्थ की बात हो रही है, ठीक है। ये आपके लिए एक हिंट होगा। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। द बैरियल ऑफ द डेथ से देखिए आपके लिए इंस्ट्रक्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, अगर होगा तो आपको ए ऑप्शन टिक करना है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, तो आपको बी करना है। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, तो आपको सी करना है। ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, तो आपको डी करना है, ठीक है। देखते हैं अप्रैल इज कॉल्ड द क्रूलेस्ट मंथ इन द वेस्टलैंड। ओके, अप्रैल रिवाइव्स मेमोरी एंड डिजायर इन अ स्पिरिचुअली डेड लैंड। तो ये क्या है? ये सही है। अप्रैल को क्या बोला गया? क्रूलेस्ट मंथ बोला गया है। और अप्रैल रिवाइव करता है मेमोरी को और डिजायर को इन स्पिरिचुअली डेड लैंड, तो ये बात सही है। दैट्स व्हाई अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। विंटर इज प्रेजेंटेड पॉजिटिवली इन द बैरियल ऑफ द डेड एंड विंटर अलाउज इमोशनल नमनेस एंड एस्केप फ्रॉम पेनफुल अवेयरनेस, तो ये बात भी सही है, इसलिए इसका आंसर है ए। द हायसेंट एपिसोड represents successful romantic fulfillment.
द स्पीकर अचीव्स स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट थ्रू लव। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन सही है। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट थ्रू लव अचीव किया जा सकता है। लव इज हियर, लव इज attached to the emotional love. Here love means emotional love or the feelings, the sincere feelings, okay, not lust. So this is right. Okay, A is true, A is false, but R is true. Next है, the unreal city symbolizes modern urban life. Okay, the city is depicted as populated by spiritually dead people. तो ये बात सही है, तो आपका A आंसर है। Eliot uses Dante's Inferno, the burial of the dead. The London crowd resembles souls in the underworld. तो ये भी सही है, दोनों बात सही है। इन्फर्नो के बाहर इन्फर्नो के जो हेल का जो सीन है वो उसी की जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, a handful of dust symbolizes regeneration. Dust represent fertility in Christian theology. तो dust क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्टिलिटी। तो सही बात है। हैंडफुल ऑफ डस्ट क्या सिम्बलाइज करता है? डेथ को। ये मैंने आपको बताया था, रीजनरेशन नहीं होगा, लेकिन डस्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फर्टिलिटी को, क्रिश्चियन थियोलॉजी। यहाँ पे आप देखें तो डस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्टिलिटी। तो डस्ट यहाँ पे फर्टिलिटी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेथ को। ओके, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, ये फ्रेज एक नॉवेल में लिया गया था। एवलिन वॉक का एक नॉवेल है, या आप नोट कर लीजिए, ये नेट के लिए भी हेल्पफुल है। ओके, इनका एक नॉवेल है, 1934 में आता है, और यहाँ पे इन्होंने ब्रिटेन की अपर क्लास पीपल की दैट स्पिरिचुअल लाइफ को दिखाया है। और वहाँ पे एक कैरेक्टर है टोनी नाम का, ठीक है, टोनी लास्ट, आई थिंक, जस्ट वेट, यस, टोनी लास्ट ये कैरेक्टर है। और ये दिखाते हैं कि कैसे वो पर्सनल एंड सोशल लाइफ में कैसे खुद को डेड महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो एक प्रिजनर की जैसे बन के रह गए हैं। मतलब ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिकेशन गैप को दिखा रहा है, और लोगों के बीच जो एक मैकेनिकल लाइफ है उसको भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम द वेस्टलैंड में भी पीपल की जो लाइफ है, डेथ इन लाइफ एग्जिस्टेंस को देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ओके, यहाँ पे आई थिंक मैंने थोड़ा सा रिवर्स आपको बता दिया था। अ हैंडफुल ऑफ डस्ट ये सिम्बलाइज करता है रीजनरेशन को, एंड डस्ट रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी को। तो ये तो आपका देखिए गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे हैंडफुल ऑफ डस्ट सिम्बलाइज कर रहा है रीजनरेशन को, तो यहाँ पे भी डेथ ही होना चाहिए। तो मुझे इसका आंसर ये सही नहीं लग रहा है। तो आपके दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत हैं। ठीक है, इसको आप एक बार सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ वॉइस इज अ मॉडर्निस्ट टेक्निक। ये बात सही है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द ब्रेकडाउन ऑफ यूनिफाइड कॉन्शियसनेस। तो ये बात आपकी क्या है? ए इज राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, द सिबिल्स डिजायर टू डाई हाईलाइट्स स्पिरिचुअल एग्जॉशन एंड इमोर्टैलिटी विदाउट मीनिंग, या इमोर्टैलिटी विदाउट अ पर्पस बिकम्स अ कर्स। तो ये बात भी सही है, ए इज राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे she forgot to ask for youth, and now she has lost desire for living a life also. ठीक है, memory is shown as painful in part 1, ये हमने देखा, and remembering intensifies awareness of loss and emptiness. तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि यहाँ पे जो वेस्टलैंड के जो पीपल हैं, they don't like अप्रैल। क्यों? क्योंकि ये उन्हें चीज़ों को याद दिलाता है। ठीक है, ये याद दिलाता है कि उन्हें अपनी लाइफ में वापस आना है, उन्हें अपनी लाइफ में एक आप कह सकते हैं लाइवनेस लाना है, राइट, और उन्हें कैसे अपने को अवेकन करना है। तो इन सब चीज़ों की याद दिलाता है, एंड उन्हें अब कुछ भी नहीं याद करना है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण डिसइल्यूजन हो चुके हैं, दे हैव लॉस्ट होप, दे हैव लॉस्ट बिलीव इन फेथ एंड रिलीजन। तो ये जो पोयम है आपकी उन्हीं चीज़ों को दिखाती है। तो इसका भी आपका ए है कि दोनों ही ऑप्शन सही है, और ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन है ए। ठीक है, एजर्शन जो है वो सही है, और रीजन भी सही है, तो आपका ये सही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए थे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से एक क्वेश्चन और है, द टाइटल द बैरियल ऑफ द डेड इज आयरोनिक एंड द लिविंग आर स्पिरिचुअली डेड नॉट फिजिकली बेरीड। तो ये भी हमने बताया था आपको कि लिविंग जो है स्पिरिचुअली डेड है, फिजिकली बेरीड नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे।
और ये कुछ क्वेश्चंस थे, जिस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करी है। और आप पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको आसानी भी रहेगी। इसके अलावा आपके जो प्लेसेस हैं, जो मैंने आपको कई बार बताए हैं, किंग विलियम स्ट्रीट, सेंट मैरी वुलनॉथ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। टैरोट कार्ड से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं कुछ और क्वेश्चन आपके टैरोट कार्ड वगैरह को भी इंक्लूड करूंगी, क्योंकि जब पूरी 5 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एक आपका मेगा सेशन टाइप का होगा। इस पे लगभग 100 क्वेश्चन द वेस्टलैंड पे होंगे, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी सभी पार्ट से एक साथ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर है और आपको सभी पॉइंट्स को याद करने हैं। और जिन्हें भी ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको बेनिफिशियल लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।